Hi smart people, you are most welcome to this 3000 question 100 day series जिसमें हम आज लगाने वाले हैं एवोल्यूशन के 30 और क्वेश्चंस। इससे पहले अगर आपने 2 सेशंस नहीं देखे हैं एवोल्यूशन के तो वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको आप जाके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। एंड अभी को हम सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम। और सबसे पहले सवाल जो है वो आपके सामने है स्क्रीन पे, तो होपफुली आप क्वेश्चन को देखेंगे, खुद से अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। राइट, दैट्स अ सजेशन फॉर यू फ्रॉम माय साइड। देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन इज सेइंग द मॉडर्न मैन डिफर्स फ्रॉम द एप्स। तो होपफुली आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। देखो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें इस सवाल के, तो सॉल्यूशन क्या होगा, हम सिंपली कह सकते हैं कि देखो जो पहले के टाइम पे एप्स थे और हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे बीच में जो भी ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, इस कोर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर हम कह सकते हैं कि यार 3 ऐसे की फीचर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत मदद करी है सर्वाइव करने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। जिसकी वजह से आप जानते हैं कि आज के टाइम पे द सुपर मोस्ट सुपरमैन सुपर पावर कौन है, बेसिकली वी ह्यूमंस आर द सुप्रीम वन, है ना। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन है इसमें वो कौन कौन से 3 की फीचर्स थे। पहला की फीचर था कि यार हमारे एंसेस्टर्स जो थे ना वो माइग्रेटरी एंसेस्टर्स थे। माइग्रेटरी एंसेस्टर्स क्या होता है सर इसका मतलब? इसका मतलब है कि यार हमारे पास जो पूरा वर्ल्ड मैप है ना, उसमें मान लो अफ्रीका से अगर ये सब कुछ हमारे ह्यूमंस एंसेस्टर्स जो है ये ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो एक जगह पे सीमित नहीं रहे, वो फैलते चले गए। राइट, अपने आप को अडेप्ट करते चले गए। एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि हम पूरी दुनिया में फैल चुके थे। राइट, सेकेंड एडवांटेज क्या है कि यार हम बाइपेडल लोकोमोशन शो करने लगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस बाइपेडल लोकोमोशन हमारे जो हैंड्स हैं, आगे के जो लिम्स हैं, वो फ्री हो गए थे। इसकी वजह से हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शील्ड कर सकते हैं। राइट, और तीसरा बिग जो की फीचर था जिसने हमें सर्वाइव करने में मदद करी, दैट इज बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारी ब्रेन साइज, बिग ब्रेन साइज, या जिसको आप क्रेनियल कैपेसिटी भी कह सकते हैं। फाइन, तो ये वो ऐसे 3 की फीचर्स है जिसने हमें मदद करी सर्वाइव करने में। और हालांकि देखो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया है, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि मॉडर्न मैन जो है वो एप से कैसे डिफरेंट है। अब ये सारे ऑप्शन हमें देखने में सही लगते हैं, बट कोई एक ही जवाब सही होगा ना। तो मोस्ट प्रेफरेंस जो आपकी होनी चाहिए ना, मोस्ट प्रेफर्ड आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कि हम जैसे जैसे बड़े, मतलब जैसे जैसे एवोल्यूशन होता चला गया, तो हमारे हाथ जो थे, हमारे लिम्स जो थे ना, वो छोटे हो गए। पहले हम ऐसे मूव करते थे ना, वी यूज्ड टू मूव लाइक दिस, तो हमारे पास ये जो पैर हाथ हैं ये लंबे थे। बट जैसे जैसे एवोल्यूशन के साथ हमारा जो पोस्चर है वो इरेक्ट होने लगा, तो इरेक्ट होने के साथ साथ हमारे हाथ छोटे हो गए और पैर लंबे हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ, लाइक लंबे नहीं बट लाइक रिडक्शन इन द साइज ऑफ द हैंड्स और द फोर लिम्स। इसकी वजह से हमारे हाथ फ्री हो गए और हम बैंड पोस्चर में कन्वर्ट हो गए थे। सो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज विच वी हैव। तो फुली आप क्वेश्चन का मतलब समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है हु डिस्कवर द टोंग बेबी। टोंग बेबी और लूसी, ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन टॉपिक के अंदर। और इंटरेस्टिंग बात है कि यार आज के सेशन में हम लोग सवाल लगाने वाले हैं हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर भी, तो न्यूमेरिकल्स भी आपके पास आज के सेशन में इंक्लूडेड होंगे। राइट, और टोंग बेबी जो है वो किसने डिस्कवर किया था, आपको ये पता लगाना है। देखो टोंग बेबी की अगर हम बात करें ना, तो मैं आपको इसका पहले आंसर बता दूं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेमंड डार्ट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 2 बातें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो आपको पता है कि कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास ड्रायोपैथिकस आए थे, फिर रामापैथिकस, कैनियापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है ना, इनके फॉसिल्स को 2 जगह से ढूंढा गया था। हालांकि सुनने में लगता है कि यार ऑस्ट्रेलोपैथिकस मतलब ऑस्ट्रेलिया से इनके फॉसिल्स मिले होंगे, बट नहीं, जो यू कैन से अफ्रीका इज द प्लेस जहां से हमें इनके फॉसिल्स मिले थे। अब किसने ढूंढे, तो हमारे पास 2 साइंटिस्ट के नाम आते हैं। पहला साइंटिस्ट का जो नाम है उसे आप कहते हो, दैट इज रेमंड डाल्ट, और एक साइंटिस्ट है जॉनसन या डाल्टन, डोनाल्ड जॉनसन, ठीक है। तो जो रेमंड डाल्ट है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टोंग बेबी ढूंढा था, ठीक है। क्या देखा था इन्होंने, टोंग बॉय। तो एक्चुअली इन्होंने एक तरह का वी कैन से TO टोंग बॉय।
क्या है ये टोंग बॉय, और इन्होंने लूसी ढूंढा था। अब सर ये टोंग बॉय, लूसी, ये सब क्या होते हैं? तो देखो इन्होंने फॉसिल्स ढूंढे थे एक मेल के, तो मेल है तो उसे टोंग बॉय नाम दिया गया, और इन्होंने फॉसिल्स ढूंढे थे लूसी, मतलब एक फीमेल स्केलेटन के फीमेल फॉसिल्स इन्होंने देखे थे, वो है लूसी, एंड दीज वर द फॉसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जो टोंग बॉय का है वो है ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकैनस, और जो ल्यूसी का साइंटिफिक नेम है वो है ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रिएंसिस। फाइन, तो ये हो जाता है आपका पास क्या, दिस इज फॉर लाइक मेल, दिस इज फीमेल। तो आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं। अगर कोई उसने पूछा है टोंग बॉय के बारे में तो रेमंड डाल्ट आंसर आएगा, अगर पूछता है लूसी के बारे में तो जॉनसन डोनाल्ड, है ना, वो नाम आएगा यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप जानते हैं जो मैक जियोर्ज हैं, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने फॉसिल्स ढूंढे थे किस चीज़ के, आपके क्रोमैग्नॉन्स के, है ना, कहाँ से, तो आप सिंपली कह सकते हैं इन्होंने फॉसिल्स ढूंढे थे क्रोमैग्नॉन्स के फ्रॉम फ्रांस, राइट। और जो फर्स्ट वाले हैं कौन, फरहोल्ट, इन्होंने फॉसिल्स ढूंढे थे निएंडरथल्स के, निएंडरथल मैंस के, कहाँ से ढूंढे थे, तो आप सिंपली कह सकते हैं जर्मनी से। तो ये कुछ और डेटा है जो आप होपफुली साथ साथ याद कर लेंगे, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर साथ में सॉल्व करेंगे। सो होपफुली आपने क्वेश्चन को देखा होगा। क्वेश्चन इज सेइंग आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन द काउ यील्डिंग हाई मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स। तो अगर हमें ऐसी काउ चाहिए ना एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिससे हमें ज़्यादा मिल्क की क्वांटिटी मिल सके, सो फॉर दैट व्हाट टाइप ऑफ एवोल्यूशन विल इट रिफ्लेक्ट? क्या वो एक तरह का स्टेबलाइजिंग एवोल्यूशन होगा, या अगेन स्टेबलाइजिंग होगा, या डायरेक्शनल होगा, या डिस्ट्रप्टिव होगा? तो आपने एवोल्यूशन या ग्राफ्स ऑफ एवोल्यूशन पढ़े होंगे, राइट। ग्राफ्स ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हम बात करते हैं कि यार हमारे पास 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। मैं बराबर से इनका नाम लिख देता हूँ। तो ये जो 3 है आपके पास क्या है, 3 तरह के ग्राफ्स बनते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल या फिर डिस्ट्रप्टिव। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, इसमें आपको आप जानते हैं कि जो ग्राफ है वो बेसिकली मीन वैल्यू ज़्यादा मैटर करेगी, या वो ज़्यादा सपोर्ट होगी बाय द नेचर एज कम्पेयर टू अदर। सेकेंड, डायरेक्शन में क्या होता है कि अगर इनिशियली ग्राफ कुछ इस तरीके का है तो आगे ग्राफ कैसा हो जाएगा, आगे जाके हमारा ग्राफ एक दूसरी दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल ग्राफ, राइट। और तीसरा होता है डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव में क्या होता है, जो एक्सट्रीम्स होते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जो मीन है वो कम होगा। तो आप देख पा रहे हैं जो मीन वैल्यू है वो कम है और बाकी एक्सट्रीम्स जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो एनी हाउ वी कैन से दीज आर द 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स दैट यू कैन सी। और इसमें से हमारे पास जो काउ यील्डिंग का एग्जाम्पल है दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल ग्राफ, राइट। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से पॉपुलेशन में देयर इज अ स्पाइक चेंज, और जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाती है, डायरेक्शनली चेंज आ जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल, एंड वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन एज इट इज पुशेज द मीन वैल्यू कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। ओके, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स और भी पढ़े, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो एक एग्जाम्पल आपके पास काउ यील्डिंग वाला हो गया, कुछ हमने पढ़े हैं आपके एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाले, जहाँ पे एक तरफ पहले वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए नहीं थे, आगे जाके वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाते हैं, राइट। तो इट्स अगेन अ डायरेक्शनल ग्राफ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, saying that given that the Galapagos tortoise are more similar to South America tortoise than they are to the Africa ones, which of the following is a geographical settings is more likely to true? Now it's a question, अगर आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए खुद से, पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। देखो सवाल मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। सवाल कुछ ऐसा बोल रहा है कि देखो ये हमारे पास अगर वर्ल्ड मैप है ना, तो इस वर्ल्ड मैप में यू नो शेयर समवेयर वी हैव द अफ्रीका, एंड यहाँ पे साउथ अमेरिका होगा, और यहाँ पे है गैलापागोस आइलैंड जो कि पहले साउथ अमेरिका का पार्ट था लेकिन फिर आगे टूट के अलग हो गया। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि यार जो टर्टोइज है ना वो इनिशियली ओरिजिनेट हुए हैं अफ्रीका से, देन दे मूव टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का ही एक छोटा सा सेक्शन जो टूट के अलग हो गया था, वहाँ पे अब वो आपके टर्टोइज रहते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके बारे में सही है? तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे ना, यू विल गॉट टू रियलाइज कि यार जो ऑप्शंस है वो आपसे लोकेशन पूछ रहा है
कि कौन सेंटर में है, कौन आसपास है, ये आपसे वो सवाल पूछ रहा है। तो आपको पता है कि यार इस सवाल में या फिर आपको डार्विन की थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि यार गैलापागोस आइलैंड किस जगह पे होता है, वहाँ पे 20 फिंचेस आई थी। फिंचेस कहाँ से उड़ के आई थी? साउथ अमेरिका से, राइट। तो वी कैन से जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका जहाँ से वो सारी फिंचेस ओरिजिनेट हुई थी, दैट इज बेसिकली एट द सेंटर। ठीक है, इस सेंटर के लेफ्ट साइड में कौन है और राइट साइड में कौन है? तो राइट साइड में आप देखेंगे तो यहां पे हो जाएंगे अफ्रीका, लाइक इट इज अफ्रीका। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो कौन मिलेगा? आप कह सकते हैं गैलापागोस आइलैंड। फाइन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यार ऑप्शन नंबर सी अगर आप रीड करेंगे ना, सो यू गॉट टू रियलाइज कि यार यही हमारा सही आंसर है कि साउथ अमेरिका जो है वो सेंटर में है, गैलापागोस जो है वो इसके लेफ्ट साइड में पाए जाएंगे और जो अफ्रीका है वो इसके राइट साइड में होगा। होपफुली यू गॉट द आंसर, राइट। सो इट्स अ सुपर इजी क्वेश्चन, मगर कई बार क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इट्स लाइक अगेन द एग्जाम प्रेशर, उस टाइम पे प्रेशर होगा, हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, ऑप्शंस वैसे ही कंफ्यूजिंग है ना। तो दैट्स अबाउट ऑल अबाउट द नीट, राइट। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट द थ्योरी विच प्रपोज द माइक्रो एवोल्यूशन लीड्स टू अ मैक्रो एवोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि यार ये मैक्रो एवोल्यूशन क्या होता है और माइक्रो एवोल्यूशन क्या होता है। शायद इससे पहले आपने ये नाम सुने हो, माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन। फाइन। जो माइक्रो एवोल्यूशन है ये क्या होता है? माइक्रो एवोल्यूशन इज लाइक एज द नेम सजेस्ट यू, स्मॉल, छोटा एवोल्यूशन। और एक बड़ा होगा तो वो बड़ा एवोल्यूशन रहेगा। सर एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन होता है, छोटा बड़ा क्या होता है? देखो इट्स लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो आप इसको बेटर समझ पाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक पेट्री डिश का, इस पेट्री डिश में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन है ना, आप देखेंगे यार आज से अगर आप 1 महीने के लिए या 10 दिन के लिए या हफ्ते के लिए आप इसको छोड़ देंगे ना, तो 1 हफ्ते बाद इस बैक्टीरिया का स्ट्रेन चेंज हो जाएगा। या इस पर आप एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स का अटैक करवाएं तो कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बन जाएंगे। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ बेसिकली माइक्रो एवोल्यूशन, है ना, बैक्टीरियल स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन। सो वी कैन से व्हेन द एवोल्यूशन अकर between at genetic level, when the evolution occur at genetic level, so it is basically called as or termed as micro evolution। वही अगर हम बात करें मैक्रो एवोल्यूशन के बारे में, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि एवोल्यूशन जो होने वाला है ना, तो आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन अकर एट और अकर बिटवीन टेक्सॉन्स लेवल। तो जब बड़े पैमाने पे कोई एवोल्यूशन होने वाला है उसे आप मैक्रो एवोल्यूशन कहेंगे, और छोटे अगर लेवल पे होने वाला है उसे आप माइक्रो एवोल्यूशन के नाम से जान सकते हैं। फाइन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ माइक्रो एवोल्यूशन कैन लीड टू मैक्रो एवोल्यूशन। एक तीसरा भी होता है मेगा एवोल्यूशन। उसमें क्या होता है सर, उसमें और बड़ा हो जाएगा, लाइक इफ यू नो अबाउट द मास एक्सटिंक्शन, जहाँ पे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे और फिर बाकी के बचे हुए रेप्टाइल्स जो है वो रेडिएट आउट होने लगे थे। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मेगा एवोल्यूशन, है ना। तो माइक्रो, मैक्रो, मेगा, राइट। इट्स लाइक आपके घर में भी होता है ना कि सबसे छोटे छोटे भाई बहन जो है, सबसे छोटा वाला जो है उसी को पानी का गिलास लेके आना है, इट्स अ माइक्रो। देन यू कैन सी योर मिडिल वन, जो आप थोड़ा सा अपना रोप चला सकते हो, दैट्स योर मैक्रो वन। और फिर सबसे बड़े दादाजी हो गए, पापा हो गए, जिनके आते ही सब शांत बैठ जाते हैं, दैट्स अ मेगा वन, राइट। सो अगर यहाँ पे हम सवालों की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों ही सेम थ्योरी के नाम है, राइट। तो आप कह सकते हैं सी आप लगाओ या डी आप लगाओ, नियो डार्विनिज्म थ्योरी या फिर मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस, दे बोथ आर करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। फाइन। तो होपफुली इसका आंसर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सेइंग दैट चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एपॉक्स। आपको सही ऑर्डर, सही पैमाने में अरेंज करना है। तो अगर आपने ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ा हुआ है तो आपके लिए सवाल एकदम ये हो जाएगा खट से। देखें भाई सॉल्यूशन क्या है इसका। होपफुली आपने एक क्वेश्चन लगाया होगा एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन, सिंपल है। आपको पता है कि हमारे पास सबसे ऊपर वाला, सबसे लास्ट हमारे पास क्या है, सबसे टॉप नंबर पे जो एरा आता है दैट इज सीनोजोइक एरा। और जो सीनोजोइक एरा है उसमें आपके पास क्या आते हैं, वी हैव टर्शरी पीरियड एंड वी हैव क्वाटरनरी पीरियड।
जो टर्शरी पीरियड है इसमें आपके पास क्या आएंगे, इपॉक्स आएंगे, जैसे कि सबसे पहले आएगा पैलियोसीन, फिर आएगा यू कैन से मीजोसीन और इओसीन, देन ओलिगोसीन, देन यू हैव मीजोसीन, देन प्लायोसीन। इसमें आपके दो आ जाएंगे, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। फाइन, तो ये आपके पास क्या है, ये सारे एपॉक्स हो जाएंगे। एंड अगर देखें तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन रहा है यहाँ पे, करेक्ट सीक्वेंस इज ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट, सही आंसर। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7 सेइंग दैट मैच द फॉलोइंग। नाउ मैच वाले क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, तो हमें प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस की भी, बिकॉज हम देखा होगा यार कुछ साल पहले, है ना, 2022 के एग्जाम में क्या हुआ था, मैच वाले क्वेश्चंस या असर्शन वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। तो इट्स लाइक हमें उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा इसका जवाब, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। देखें, चलिए, तो अगर इसका जवाब देखते हैं तो हम कह सकते हैं यार होमो हैबिलस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रिएंसिस, होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रिकैनस। देखो पहले ना क्वेश्चन को पढ़ लिया करो एक बार, साथ साथ अप्लाई करोगे ना क्वेश्चन में आंसर सोचोगे तो इट्स लाइक मैशअप हो जाएगा। तो हमने ऑप्शंस पढ़े, हमें पता है कि यार ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रिएंसिस एंड ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रिकैनस। एफ्रिएंसिस इज फॉर फीमेल एंड एफ्रिकैनस इज फॉर मेल। तो आप कह सकते हैं यार क्यू का तो वैसे भी 4 के साथ मैच हो रहा है ना। एफ्रिएंसिस इज फॉर लूसी, लूसी इज द फीमेल स्केलेटन। तो देखो आपका क्यू में सिर्फ 4th ऑप्शन ही है और कहीं तो है नहीं क्यू के साथ, तो ऐसे ही हम इसका आंसर बता सकते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी मैच भी कर लेते हैं। तो आपको पता है यार होमो हैबिलस जो है दे आर द फर्स्ट वन जिन्होंने टूल्स बनाए थे। स्टिल यहाँ पे एक बात जो है नोट करने वाली क्या है कि होमो हैबिलस वर द फर्स्ट वन, होमो हैबिलस जो है इन्होंने बकायदा पहली बार टूल्स बनाए थे, दे वर टूल मेकर। मगर स्टिल ये कार्निवोरस नहीं थे, ये ओमनिवोरस नहीं थे, स्टिल दे वर फ्रूगीवोरस। बच्चे इस बात को हमेशा भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार टूल्स बना लिए तो ये मारेंगे खाएंगे, ऐसा नहीं है। ये टूल मेकर्स थे तो ये फ्रूट्स को तोड़ने के लिए उन्होंने टूल्स बनाए थे फर्स्ट टाइम में। बाकी सवाल पे आ जाएं तो आप देख पा रहे हैं कि कौन है ये होमो हैबिलस जो है ये आपके हैंडीमैन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा होमो इरेक्टस जो है ये अपराइट है, जो सीधे खड़े हो पाए थे, तो आर का 3rd हो जाएगा, एस का 1st हो जाएगा, पी का 2nd हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखो हमने इन सेशंस में ना हर डाइवर्सिटी के मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लिए हैं, राइट। हमने थोड़े सवाल उस टॉपिक के लगा लिए, थोड़े से इस टॉपिक के लगा लिए, तो चैप्टर आपका ना पूरा कवर हो गया है। मैंने जितनी बातें बोर्ड पे स्क्रीन पे मैं लिखता हुआ चलता हूँ, तो साथ साथ अगर आप उसे रिवाइज भी कर रहे हैं ना एटलीस्ट, तो एक तरीके से चैप्टर ही आपका रिवाइज हो रहा है पूरा का पूरा। फाइन, देखिए क्या होगा इसका आंसर। पिक्चर शॉन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं, तो आपने अडेप्टिव रेडिएशंस पढ़े होंगे, जहाँ पे एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, राइट। तो कुछ हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास प्लेसेंटल मैमल्स हैं लाइक दिस, प्लेसेंटल मैमल्स, और कुछ क्या है हमारे पास, वी हैव सम मार्सुपियंस, राइट। तो जो मार्सुपियल्स हैं और जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, इनमें से अगर आप देखोगे तो आपको ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि यार ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बिकॉज ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि यार एक तरीके से दूर रहकर भी सेम नीश फॉलो कर रही है, सो इट्स लाइक कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, सो वी कॉल देम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड दीज आर द एग्जांपल्स। तो आप सिंपली यहां मेंशन कर सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Convergent evolution of Australia marsupial, these are Australian marsupial, and placental mammals, this is the placental mammal, that is wolf. Okay, so this is the correct answer. Question number 9 पे आते हैं। What is it saying? Saying that which of the following amino acid was not found to be synthesized in Miller's experiment? इनमें से वो क्या है जो कि मिलर्स एक्सपेरिमेंट में नहीं बन पाया था। सो आई टोल्ड यू क्या क्या बना था, पहले ये देखते हैं एक बार। तो क्या था रिजल्ट ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट, तो उनको रिजल्ट मिला था कि यार सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिलाने से उनको 4 चीज़ें मिली थी इनफैक्ट, मगर एनसीईआरटी सिर्फ 3 चीज़ें बोलती है। पहला है एलानिन, फर्स्ट इज एलानिन, सेकंड एस्पार्टिक एसिड, थर्ड ग्लाइसिन, चौथा हम लोग जानते हैं लेकिन वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, दैट इज ग्लूटामिक एसिड।
और अगर ये चौथा मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में तो यार हम भी इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो लिख के मैं काट दे रहा हूँ, आप भी लिख के काट दीजिएगा। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज हमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। बट रियलिटी में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना तो उनको ये भी इसके ट्रेसेस भी मिले थे। फाइन, सो कुछ भी भूलना नहीं है, सारी बातें याद रखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सेइंग दैट द रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज 2:1:2 इन द मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है कि यार मिलर्स के एक्सपेरिमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे कि आपको पता है द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज स्पार्क डिस्चार्ज apparatus एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट का नाम था, या इसी का एक और नाम था सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगी थी? तो रिक्वायरमेंट जो थी, सबसे पहला इन्होंने गैसेस ली थी कुछ, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी इलेक्ट्रोड्स की मदद से, इसके अलावा इन्होंने स्टीम का मदद ली थी, हाई टेम्परेचर मेंटेन किया था, और इन सब के मिलने से उन्होंने क्या बनाए थे? अमाइनो एसिड्स बनाए थे। तो सवाल आता है कि यार बताओ गैसेस कौन कौन सी ली थी? तो गैसेस बेसिकली इन्होंने रेशो में ली थी, दैट इज CH4 NH3 और H2। सीक्वेंस में आप भी याद कर सकते हैं, पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। एंड इनका रेशो जो था वो रेशो था 2:1:2। आप सिंपली इसका आंसर मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर मिथेन अमोनिया हाइड्रोजन, ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अगेन मैचिंग क्वेश्चंस, आई टोल्ड यू ना, इसमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, मैचिंग भी मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। आज की क्लास धांसू होने वाली है, धांसू। ओके, देखो अगर इसका आंसर देखा जाए तो क्या होगा? पॉज किया ना वीडियो को, देखें जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होता है? तो आपको पता है ट्रांसफर ऑफ अलील्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज जीन फ्लो। इट कैन बी माइग्रेशन, इट कैन बी इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, है ना, वेरियस टाइप्स। सो इसका तो ये मैच हो जाएगा। इसके अलावा बोटल नेक इफेक्ट क्या होता है? तो आपको पता है कि बोटल का गिर जाना और कुछ स्पीशीज का वहां से गायब हो जाना, दैट्स कॉल्ड एज बोटल नेक इफेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि अ शार्प लोअरिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ जीन पूल ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर। तो इसका ही मैच हो जाएगा। आपको पता है फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है? कि इट्स लाइक अगर पता ना कि आप लोगों का 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, उन 3 फ्रेंड्स के ग्रुप में क्या होता है कि यार मान लो कोई एक बच्चा चिप्स का पैकेट लेके आ गया, लेस का पैकेट, आपने लेस का पैकेट खोला, है ना। अब उन तीनों में से एक ऐसा बुक्खड़ है जो बेसिकली पूरा हाथ डाल के सारे चिप्स निकाल लेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम ना, आपको चिप्स खाने से प्रॉब्लम नहीं है, आपको साथ खाने से प्रॉब्लम नहीं है, आपको उस बंदे से प्रॉब्लम है। यार वो बंदा क्यों है? वो सारे चिप्स खा जाता है ना। तो वो प्रॉब्लम बन चुकी है इस टाइम पे। तो आप क्या करोगे कि आप अपने चिप्स को लेके या अपने जो आपके दोस्त थे उनको उठा के कहीं और चल दोगे और उसको अकेला छोड़ दोगे, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर आल्सो कि यार मान लो अगर कोई एक टापू है, इस टापू में कुछ चूहे रहते हैं। अब इनमें क्या हुआ कि इन चूहों को ना कोई फ्लड नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस वाले चूहे को ना बाकियों से परेशानी है, तो ये उठ के यहां से चल देगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि यार ये तीनों यहां पे क्यों है, या ये तीनों यहां से चल देंगे। तो इट्स कॉल्ड एज फाउंडर्स इफेक्ट कि कुछ मेंबर ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशीज के कुछ मेंबर्स जो होते हैं ना, जब वो अपने एरिया से हटके किसी दूसरी जगह पे जाते हैं नई स्पीशीज बनाने के लिए, इट्स कॉल्ड एज फाउंडर्स इफेक्ट। आप देख पा रहे हैं कि जीन अलीलिक फ्रीक्वेंसी अगेन चेंज हो रही है, दैट्स एन एवोल्यूशन, राइट। तो आप सिंपली इसका आंसर क्या कह सकते हैं? यू कैन से कि भाई फाउंडर्स इफेक्ट क्या होगा? व्हेन अ फ्यू मेंबर ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो ये पॉपुलेशन थी इसके कुछ मेंबर्स जो है ना कॉलोनाइज अ न्यू लोकेशन अवे फ्रॉम द ओल्ड वन, सो दिस इज कॉल्ड एज फाउंडर्स इफेक्ट। और लास्ट हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, विच इज व्हाट? अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील मेनली ड्यू टू द चांस इवेंट्स। सो दैट इज व्हाट आई कैन से। आप इसको मैच कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, मैच कर लें एक बार तो क्यू का थर्ड हो जाएगा ना, क्यू का थर्ड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? ऑन सैम्पलिंग अ पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप इज दिस मच, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेटिंग अलील। सर हल्का सा बेसिक्स बता दो प्लीज। देखो हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि हार्डी वेंसबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है। उसमें आपको पता है पी क्या होता है, क्यू क्या होता है। तो पी जो है ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी है,
और वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेटिंग अलील, और ये क्या है, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, बच्चे क्या याद रखते हैं कि सर पी होता है डोमिनेटिंग अलील, क्यों होता है रिसेसिव अलील। अरे नलाइकों, पी जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है वो आप क्वेश्चन में समझोगे, देखना अभी, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या जानते हैं, और हम जानते हैं कि यार पी स्क्वायर क्या होता है, क्यू स्क्वायर क्या होता है और 2pq क्या होता है। तो पी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेटिंग अलील, और जो क्यू स्क्वायर है वो क्या है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव अलील। फाइन। और 2pq क्या है, ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस अलील, हेट्रोजाइगस अलील। फाइन। तो ये कुछ बातें जो हैं ये एक रिवीजन है हार्डी वेंसबर्ग प्रिंसिपल का, और बाकी आप जानते हो p प्लस में q इक्वल्स टू 1। तो अगर आपको इतनी बातें पता है तो आई डोंट थिंक किसी क्वेश्चन में आप रुकोगे। क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करें अब। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि बताओ, सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेटिंग अलील, तो डोमिनेटिंग अलील की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या निकालना है हमें, मतलब आपको पी निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील या डोमिनेटिंग होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब पी स्क्वायर निकालना है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस मतलब 2pq निकालना है। तो ये तीन चीज़ आपको निकाल के दिखानी है इस क्वेश्चन के अंदर। कह रहे हैं साथ में, सिंपल है ना, इससे इजी क्वेश्चन तो क्या ही होगा, हो सकता है ना। सो वेल ऑन सैम्पलिंग अ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव अलील इज इतना। तो कह रहा है होमोजाइगस दैट मीन्स स्क्वायर वाली बात हो रही है, और रिसेसिव मतलब क्यू स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 36%। बट सर हम तो परसेंटेज के साथ डील करते ही नहीं है, हम तो फ्रीक्वेंसी के साथ डील करते हैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है, 36 का कितना हो जाएगा 0.36, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप अगर 36% को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0.36 विच इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू विल बी इक्वल्स टू 0.6। यहाँ से आगे क्यू की वैल्यू, क्या यहाँ से आप पी निकाल सकते हैं, यस सर 0.4। कैसे निकाला, तो आपको पता है कि p प्लस में q इक्वल्स टू 1 होता है, आपके पास q दिया हुआ है दैट इज 0.6 इक्वल्स टू 1, तो p कितना आ गया 0.4। फाइन। कोई डाउट, कोई आपत्ति अभी तक, सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स राइट। p निकाल चुके हैं, निकालना क्या है, p का आंसर तो आ गया सर 0.4। इसके अलावा p स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर कर दो, सिंपल 0.16, तो ये आ गया 0.16। अब निकालना है 2pq, तो ये भी निकाल लेते हैं। सो थर्ड पार्ट जो हमें निकालना है वो होगा 2pq, वेयर वी नो 2 इंटू पी कितना है 0.4 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल्स टू तो 0.48, और आप कह सकते हैं 48%, दोनों सही है राइट। तो ये आ गया आपके पास 0.48। सो व्हाट आई कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। मुश्किल था क्या, नहीं ना। चलो आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं बाइपेडल लोकोमोशन इज एन एडवांटेज ऑफ। हम 4 पैरों से 2 पैरों पे चलना स्टार्ट हो गए हैं, ये हमारा एडवांटेज है। क्यों, इट प्रोवाइड्स बेटर सपोर्ट टू द बॉडी, क्या ज़्यादा सपोर्ट मिल गया बॉडी को, इंक्रीज स्पीड इंक्रीज हो गई हमारी, रिड्यूसेस द बॉडी वेट कम हो गया, या फिर रिलीजेस द फोर लिम्स फॉर अदर पर्पसेस। लाइक अगर मैं इसको फेंक के मारूं, ठीक है, सो फॉर दैट मेरे हैंड्स फ्री हैं इस टाइम पे, है ना, कुछ चीज़ खानी है मुझे उसके लिए हैंड फ्री है, मेरा थंब जो है वो अपोजिट आ चुका है जिस वजह से मैं किसी चीज़ को पकड़ सकता हूँ, हम लिख सकते हैं राइट। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ दिस, सो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर राइट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ ग्रुप ऑफ एप स्प्लिट इनटू 2 स्मॉल ग्रुप्स, वन इवॉल्व इनटू द मॉडर्न गोरिल्ला एंड सेकंड वन चिंपैंजीज में डेवलप हो गए एंड जो कि हमारे एंसेस्टर्स हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बाइपेडल लोकोमोशन एडवांटेज है बिकॉज इसकी वजह से हमारे फोर लिम्स जो हैं वो फ्री हो गए थे। क्या लगता है, दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई एक सही है, क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन करती है, या दोनों ही गलत है? शैल वी चेक द आंसर, देखें
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट दोनों सही है कि यार आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे जिसमें से कुछ गोरिल्ला बन गए, कुछ चिंपैंजीज बन गए, चिंपैंजीज हमारे एंसेस्टर्स बन गए, ठीक है, ये करेक्ट है। लेकिन सेकंड कह रहा है कि बाइपेडल लोकोमोशन से हमारे 4 लिम्स फ्री हो गए, ये भी सही है, मगर दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। आप बिकॉज लगा के देखिए, आपको कुछ सेंस बनता हुआ दिखेगा नहीं, राइट। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज आइडेंटिफाइड एज अ मिसिंग लिंक इन द चेन ऑफ एवोल्यूशन। इनमें से कौन मिसिंग लिंक का एग्जाम्पल है? पहले तो सोचो मिसिंग लिंक और कनेक्टिव लिंक में डिफरेंस क्या है। मैं आपको इसका आंसर बता दूं पहले, बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि मिसिंग लिंक और कनेक्टिव लिंक, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाँ जी, तो इट्स लाइक व्हेन ग्रुप ऑफ मेंबर, लाइक कोई एक मेंबर है ना, अगर वो मेंबर किसी दो ग्रुप्स को आपस में लिंक कर रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस ऑर्गेनिज्म ए, अगर ये ऑर्गेनिज्म ए कोई दो बड़े बड़े ग्रुप्स को लिंक कर रहा है ना आपस में, सो इट विल बी कॉल्ड एज, अगर कोई जिंदा है आज भी, सो इट्स कॉल्ड एज कनेक्टिव लिंक। लेकिन अगर ये मर चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, देन यू विल कॉल इट एज मिसिंग लिंक। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यार ये दो ग्रुप्स को ना लिंक करना चाहिए आपस में, इसलिए नाम है इसका लिंक। फाइन, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यूग्लिना, तो यूग्लिना जो है ना, इट्स एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव लिंक जो कि आपके एनिमल्स और प्लांट्स को कनेक्ट करता है। किसको? प्लांट्स को और एनिमल्स, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन ये स्टिल जिंदा भी है, आज भी आपको मिल जाएगा फ्रेश वाटर के अंदर। बात करें मिसिंग लिंक के बारे में, तो ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो दो कैटेगरीज को कनेक्ट करते हैं मगर आज जिंदा नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लाइक एग्जांपल आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये किसको आपस में लिंक करता था? बर्ड्स को एंड रेप्टाइल्स को। फाइन, सो फुल यू गॉट द आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, saying that which of the following had the smallest cranial capacity। सोचो, देखो अब तो याद कर लो यार, है ना, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम कि ह्यूमन एवोल्यूशन में पढ़ते आ रहे हैं, तो ह्यूमन एवोल्यूशन में जो आपका सीक्वेंस है वो आपको अब तो याद हो जाना चाहिए। क्या होता है सीक्वेंस? सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? एट फर्स्ट नंबर वी हैव ड्रायोपेथिकस, सेकेंड रामापेथिकस, थर्ड Canapathicus and then Australopithecus, fourth Homo habilis, fifth Homo erectus, then sixth Neanderthal, seventh Cro-Magnon, और लास्ट आता है होमो सेपियंस। होमो सेपियन सेपियन, राइट। तो बताओ सबसे कम किसकी होगी? अगर सीक्वेंस में हम लिखते हुए चलें सबकी क्रेनियल कैपेसिटी, तो क्या होगा? वी कैन सिंपली से कि सर इनकी होती है 100, इनकी होती है 150 से लेके 300 तक, इनकी होती है 500, इनकी होती है 700, फिर इनकी वेरी कर जाएगी कहाँ से? 900 से लेके 1300 तक, इनकी होगी 1350 से लेके 1500 तक, इनकी होगी 1600 तक, और इनकी होगी 1400। सो दिस इज द क्रेनियल कैपेसिटी। देख लो अब सबसे कम किसकी है, तो लीस्ट जो हमारे पास होमो हैबिलस है सबसे पहले, तो इनकी सबसे कम होगी, राइट, एज कंपेयरिंग टू द अदर ऑप्शंस। 17 क्वेश्चन, सेइंग दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज 0.6। क्वेश्चन खुद से पढ़ो भाई, खुद से ट्राई करो। अब न्यूमेरिकल्स चालू हो रहे हैं, तो पेन कॉपी लेके बैठो अगर पेन कॉपी नहीं लाए हो तो, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके फिर ही सॉल्यूशन देखना है। इट्स अ वार्निंग फॉर यू, ओके, वार्निंग। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज 0.6। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेटिंग इंडिविजुअल। बात कर रहा है होमोजाइगस के बारे में, तो आपको कह रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई दम है तो निकाल के दिखा, क्या p² कितना होगा। दे क्या दिया इसने? इसने दे दिया रिसेसिव, तो मतलब आपको क्यों दे दिया 0.6।
और बोल रहा है पी स्क्वायर निकाल के दिखा, दम है तो निकाल भाई, क्या मुश्किल है, कुछ नहीं है ना। तो आपको कह रहा है कि अगर ये इतना है तो Q इक्वल्स टू 0.6, तो हम जानते हैं वी नो दैट P प्लस में Q इक्वल्स टू 1, सो P कितना आ जाएगा 1 माइनस Q दैट इज 0.6 दैट इज इक्वल्स टू 0.4। अब P पता है तो P स्क्वायर निकाल लो 0.16। खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं था ये, था ना, ये क्वेश्चन सिर्फ चेक करने के लिए था कि आप 7th क्लास पास करके आए हैं कि नहीं आए हैं। 6th क्लास में सीख लेते हैं सब कुछ तो हम, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोजोमल डोमिनेटिंग अलील इज 0.6। डोमिनेटिंग अलील कह रहा है मतलब क्या दिया हुआ है आपको, P दिया हुआ है। सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे P गिवन है कितना 0.6। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इन द पॉपुलेशन ऑफ 6000। मतलब एक पॉपुलेशन है कितने लोगों की, 6000 लोगों की। इस पॉपुलेशन में रिसेसिव वाले कितने होंगे आपको ये बताना है। और आपको पता है जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो Q लेते हैं या Q स्क्वायर लेते हैं, Q स्क्वायर लेते हैं ना। तो आपको यहाँ पे Q स्क्वायर निकालना है बिकॉज वो रिसेसिव बोल रहा है और पॉपुलेशन में से पूछ रहा है, तो Q स्क्वायर निकालना है। इतना हम समझ चुके हैं, इतना ज्ञान हमारे पास है कि भाई हमें निकालना क्या है, हमें Q स्क्वायर निकालना है। अब ये निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे आपको पता है, P दिया हुआ है इतना, तो अगर इसी को मैं आगे सॉल्व करूँ तो मैं कह सकता हूँ P प्लस में Q कितना होता है 1 के बराबर। तो P कितना है, ये है, तो Q कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.6, Q आ गया 0.4। अब Q अगर 0.4 है, Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.16। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार इस 6000 लोगों में से कितने % लोग रिसेसिव वाले हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार 0.16 फ्रीक्वेंसी के लोग जो है ना वो आपके होमोजाइगस रिसेसिव है। कुछ फील नहीं आया, हमें नंबर में बताओ सर। तो 6000 में से कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, कितने लोग हैं, ऐसे नंबर में बताओ। तो कैसे निकालते हैं, आपको पता है इसको क्या मैं परसेंटेज में चेंज कर सकता हूँ, यस सर। तो ये कितना % होगा 16%, है ना, ये होगा 16%। अब अगर ये 16% है तो क्या आप इस 6000 लोगों का 16% निकाल सकते हो। अगर हम आगे बात करें तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड 16% ऑफ 6000 पीपल। निकाल लो कितना होगा, तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा 16/100 इंटू 6000। तो 960 लोग ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, रिसेसिव वाले होंगे इतने नंबर की पॉपुलेशन में से। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि यार करते कैसे हैं इन क्वेश्चन को। दैट इज इलस्ट्रेशन फर्स्ट फॉर यू। मतलब हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल में पहले टाइप के क्वेश्चन ना ऐसे बन सकते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, Q या P कुछ दे दिया है ना, आपने ये सब निकाल लिया। अब मेन मुद्दा क्या है इसमें, आपको फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी से परसेंटेज में चेंज करो, परसेंटेज में से जितना नंबर दिया है उस नंबर का उतना % निकाल के दिखा दो, आ गया आपका आंसर। फाइन, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अभी खुद से अटेम्प्ट करो एक बार। क्या कह रहा है, इन एन इंडिविजुअल ऑफ 200, लाइक एक पॉपुलेशन है 200 लोगों की। फाइन, कह रहा है फ्रीक्वेंसी फॉर अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया इज 0.4, फाइंड द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। आपको 2pq निकालना है, 2pq आपको निकालना है। क्या दिया हुआ है आपको, तो देखो हो सकता है कि यार इस पॉपुलेशन में एक जीन ऐसा है जो सिकल सेल एनीमिया कॉज करता है, एक ऐसा है जो कॉज नहीं करता। तो लिख दूं मैं यहां पे ये बात, अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया that is P, and allele responsible for no sickle cell anemia that is Q। तो क्या किया हुआ उसने कह रहा है कि यार जो कॉज करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.4 है, मतलब P आपको दिया हुआ है 0.4, Q कितना आएगा 1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 0.6। अब आपको Q पता है और क्या निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है हेट्रोजाइगस 2pq निकालना है आपको, निकाल दो यहाँ से 2pq, सिंपल। 2 इंटू P कितना है आपका 0.4 इंटू Q कितना है 0.6, 0.48।
और 48%। अब अगेन नंबर था 200, आपको निकालना है हेटेरोजाइगस, तो आपके पास परसेंटेज आ चुका है, तो इस नंबर का परसेंटेज निकाल के दिखा दो। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है आपका, तो वी कैन से नाउ 48% ऑफ 200, दैट इज 48 अपॉन 100 इंटू 200, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, 20 क्वेश्चन पे आ जाए। ग्रेजुअली क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, है ना, तो ध्यान से देखना है और क्वेश्चन सारे लगा के जाने। कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेटिंग अलील इज 0.6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन ऑफ 10,000। 10,000 लोगों में से आपको निकालना है इस बार, ट्राई करो। पहले देख लो दिया क्या है, बिकॉज वंस यू नो के दिया क्या है, वंस यू नो के निकालना क्या है, इट्स अ क्लियरिटी फॉर यू। नाउ यू हैव अ फोकस ऑन योर आंसर, तो आप आंसर निकाल सकते हो। जब यही नहीं पता यार दिया क्या है, निकालना क्या है, तो क्वेश्चन तो स्टार्ट ही कैसे होगा, है ना। तो सिंपली पहले देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेटिंग अलील दैट इज पी इक्वल्स टू 0.6, ये हमें दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इंडिविजुअल्स, तो आपको रिसेसिव निकालने हैं, लेकिन पॉपुलेशन में से निकालने हैं, तो क्या निकालेंगे, क्यू या क्यू स्क्वायर। पॉपुलेशन की बात हो रही है तो हम क्यू स्क्वायर निकालेंगे ना, तो हमें निकालना है क्यू स्क्वायर। आओ शुरू करते हैं। सिंपल पी दिया हुआ है, तो क्यू कितना होगा, 1 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.4। क्यू पता है तो क्यू स्क्वायर निकाल लो, 0.16। सिंपल। अब कितने में से निकालना है, 10,000 में से, तो 0.16 का मतलब क्या होता है, क्या इसको मैं ये लिख दूं, क्यू इक्वल्स टू 16%। अब अगर ये 16% है तो मुझे क्या निकालना है, आई एम इंटरेस्टेड इन 16% ऑफ 10,000। निकाल लो, 16 अपॉन 100 इंटू 1600, हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फाइन, 21। हालांकि देखो हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल पे ना सवाल काफ़ी लंबे लंबे बन सकते हैं, बट इट्स जस्ट अबाउट कि यार इतने लंबे नीट में आते नहीं है। सिंपल आपसे वो पूछ लेंगे कि चेक करने के लिए कि आपको नॉलेज है कि नहीं है, लाइक इफ यू वांट टू फिगर आउट द फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, क्या आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, है ना। वरना सवाल तो देखो इस पर काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। अब देखो सेकेंड इलस्ट्रेशन आपके सामने है, दैट इज अबाउट द पीटीसी टेस्टर्स। तो ये है इलस्ट्रेशन सेकेंड। एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिए जहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, आपको नंबर पूछ रहा है, वो निकाल सकते हैं। एक होता है इस टाइप की इलस्ट्रेशन जो कि है पीटीसी के बारे में, ये सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है। पहला मैं करा रहा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। फिर कह रहा है इफ पीटीसी नॉन टेस्टर, देखो जब भी सवाल अगर पीटीसी वाला आता है ना, तो कोशिश करना कि आप ना क्यू से स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे वो आप क्यू से स्टार्ट करना, ये आपकी एक सजेशन है आपके लिए, है ना। ऑलवेज स्टार्ट बाय फाइंडिंग क्यू। ये आपके लिए एक टिप है। देखो कह रहा है पीटीसी नॉन टेस्टर्स आर 45 आउट ऑफ 500, 500 में से 45 कैसे हैं, नॉन टेस्टर्स हैं। कह रहा है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस टेस्टर्स इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, तो कितने हेट्रोजाइगस होंगे, मतलब आपको 2p को निकालने को बोल रहा है। 2p को कितना होगा ये निकालना है आपको। दिया क्या है क्वेश्चन में, पीटीसी नॉन टेस्टर 45 आउट ऑफ 500, तो पीटीसी नॉन टेस्टर मतलब जो टेस्ट नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते वो रिसेसिव होंगे मतलब Q, और जो कर सकते हैं वो डोमिनेटिंग होंगे मतलब P। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आपसे कि पीटीसी नॉन टेस्टर जो है ना वो आपके 500 में से 45 है, मान लो ये 500 लोगों की पॉपुलेशन है। तो देखो क्वेश्चन का ना पहले मतलब समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है। क्वेश्चन में क्या होगा कि यार 3 तरह के लोग हैं, एक ऐसे हैं जो टेस्ट कर सकते हैं, मान लो कैपिटल ए वाले, एक ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं कर सकते मतलब स्मॉल ए वाले, और एक होंगे हाइब्रिड वाले, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो कहने को तो ये दोनों ही टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ डोमिनेटिंग वन, है ना, और ये रिसेसिव है। हमें क्या दिया है, हमें ये रिसेसिव दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यार हमारे पास क्या है, हमारे पास 500 लोगों में से 45 लोग ऐसे हैं जो क्या है, जो रिसेसिव है, मतलब टेस्ट नहीं कर सकते। हमें यही दिया हुआ डेटा, हमें ये डेटा दिया ही नहीं हुआ।
अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन में बोलता कि टेस्ट कर सकते हैं, मान लो इतने लोग 45 लोग जो हैं वो टेस्ट कर सकते हैं, तो आप क्या लेते? अगर को आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना ऐसे कि सर हमें दिया हुआ है कि कितने टेस्ट कर सकते हैं, तो आप ये ले लोगे, तो भाई उसमें वो ये दोनों इंक्लूडेड है। मतलब आप क्वेश्चन को भी समझोगे, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे तो आप अपना समझ जाओगे इसका आंसर। अभी इस क्वेश्चन को देखो, हमें क्या दिया है? हमें दिया है जो नहीं कर सकते, मतलब ए दिया हुआ है हमें, तो 500 में से 45 नहीं कर सकते, पहले एक में से निकाल लो, बिकॉज हम हमेशा एक की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो 45/500 कितना आ जाएगा? 0.09। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास क्यू स्क्वायर आ गया ना, वो आया 0.09। सर क्यू स्क्वायर क्यों आया, क्यों नहीं आया? बिकॉज भाई बात पॉपुलेशन की हो रही है ना। जो आंसर हमने निकाला है वो किस डेटा में से निकाला है? पॉपुलेशन के डेटा में से। और पॉपुलेशन के डेटा में से अगर आप आंसर निकाल रहे हो तो आंसर भी तो पॉपुलेशन वाला ही आएगा। और पॉपुलेशन वाला क्या होता है, क्यू या फिर क्यू स्क्वायर? क्यू स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्यू स्क्वायर। अब क्यू निकाल लो तो इसका अंडर रूट कर देंगे, 0.09 कितना होता है? 0.3। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर आप 0.3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो आ गया पी, क्यू आ गया। पी निकाल लो, 1 माइनस क्यू, दैट इज 1 माइनस 0.3, दैट इज पी इज इक्वल्स टू 0.7। ये आ गया आपका पी। क्या निकालना है? हेट्रोजाइगस निकालना है, दैट मीन्स 2pq। निकाल लो अब यहां से। फॉर हेट्रोजाइगस तो आप कह सकते हैं 2pq दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी कितना है? 0.7 इंटू क्यू कितना है? 0.3, दैट इज इक्वल्स टू 0.42, राइट? 0.42। या फिर मैं कह सकता हूं 42%। कितने लोगों की पॉपुलेशन थी? 500 लोगों की। मतलब कि ये जो 500 लोगों की पॉपुलेशन है ना, इन 500 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के हैं? 42% लोग ऐसे हैं। तो निकाल लो अब कितने लोग होंगे, नंबर पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो 500 का 42% निकाल लो यहां से। सो नाउ व्हाट यू कैन से? नाउ यू कैन से 42% ऑफ 500, दैट इज इक्वल्स टू 42 इंटू 500 अपॉन में 100, 210। ठीक है, 210 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं वापस रिपीट करूं, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट समरी। क्वेश्चन में कहा गया था कि यार कुछ पीटीसी नॉन टेस्टर हैं जो टेस्ट नहीं कर सकते। जो टेस्ट नहीं कर सकते वो स्मॉल ए हो जाएगा, राइट? एक पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके पास क्या होगा? ये वाली अलील्स होंगे, राइट? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ 500 में से 45 लोग ऐसे हैं, तो 500 में से 45 लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं कर सकते, तो एक के लिए फ्रीक्वेंसी निकाल लो। कितना आ गया? 0.09। हमने ये जो एक के लिए आंसर निकाला है ये भी तो पॉपुलेशन के डेटा में से निकाला है ना, तो ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई होगी। तो क्यू स्क्वायर आ गया, क्यू निकाल लो, पी निकाल लो, क्यू पी आपके पास है तो 2pq निकाल लो। अब आपके पास परसेंटेज आ चुकी है। और ये किसकी परसेंटेज है? ये परसेंटेज है कि भाई इतने लोग हैं जो हाइब्रिड है, मतलब कि ये वाले हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले। नंबर निकाल लो, तो आपको पता है 42% अगर हाइब्रिड है 500 में से, तो नंबर निकाल सकते हो ना सिंपली। ये तो मैथमेटिक्स है, राइट? चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, नहीं भी आया ना, हल्का हल्का सा डाउट है तो कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चंस लगाते हैं साथ में, फिर हम सॉल्व करना, लाइक फिर हम इसके सॉल्यूशंस पे आप समझ जाओगे, राइट? जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट इट। कौन सा क्वेश्चन है ये? 23, 24, 25 या करो इसको। इन अ रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन 400 इंडिविजुअल्स, ठीक है? तो एक पॉपुलेशन है कितने लोगों की? 400 लोगों की। कह रहा है 64 इंडिविजुअल्स जो है वो कैसे हैं? पीटीसी टेस्टर है, मतलब 64% कैसे हैं जो टेस्ट कर सकते हैं। अब सोच के देखो, इसमें 3 तरह के लोग होंगे, एक ये वाले, एक ये वाले और एक ये वाले। ये कह रहा है टेस्ट कर सकते हैं, तो टेस्ट जो कर सकते हैं उनमें से कौन सा आप लोगे? इनको मानोगे या इनको मानोगे? पी स्क्वायर मानोगे या 2pq मानोगे? यहां कंफ्यूजन है ना, इसलिए मैं आपसे करता हूं, मेरी टिप है आपके साथ कि हमेशा जब भी पीटीसी वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करो कितने लोग रिसेसिव हैं। क्यू स्क्वायर अगर आपको पता लग गया ना, तो क्यू स्क्वायर जानने के बाद आपके लिए बाकी निकालना आसान हो जाता है। लेकिन अगर उसने पीटीसी टेस्टर दिया हुआ है ना, तो आप कंफ्यूज हो कि भाई इसको लें या इसको लें, पी स्क्वायर माने या 2pq माने, या आप कंफ्यूज हो।
क्यू स्क्वायर में कोई डाउट नहीं है, क्यू स्क्वायर अकेला होता है, राइट। चलिए आप कैसे करना है इस क्वेश्चन को सर, फिर ये भी बता दो। देखो भाई कैसे करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन है इसका, कुछ खास नहीं है। अगर आप ये बात समझ चुके हैं ना कि पीटीसी टेस्टर में हमारे पास काम की चीज़ क्या है, क्यू स्क्वायर हमारे काम की चीज़ है, वो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से कि हमें 400 लोगों में से 64% ऐसे हैं जो कि पीटीसी टेस्टर हैं। अब उन दोनों में 64 में ये दोनों इंक्लूडेड होंगे, ये दोनों हैं इसके अंदर। तो कितने और बच गए, 100% होगा ना, तो कितने बच गए, आप कह सकते हैं कि आपके बच गए 36% जो ये होंगे। अब निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको पता है कि 36% आर होमोजाइगस रिसेसिव, या जिसको आप कह सकते हो कि वो नॉन टेस्टर्स हैं। क्या है, नॉन टेस्टर। तो हम कह सकते हैं कि यार क्यू स्क्वायर, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है इसलिए 36 या फिर 0.36 सेम बात है। तो क्यू कितना आ गया 0.6, क्यू पता है तो पी निकाल सकते हो, 1 माइनस 0.6 विच इज इक्वल्स टू 0.4। आपको क्यू पता है, पी पता है, क्या पूछा है उसने, फाइंड आउट द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेटिंग, मतलब पी स्क्वायर निकालना है आपको। तो पी पता है तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.16। अब 0.16 या इसी को मैं कह दूं 16%, आपके पास परसेंटेज है तो क्या करेंगे, हमसे नंबर पूछा है तो बताओ 400 लोगों में से 16% लोग ऐसे हैं जो होमोजाइगस डोमिनेटिंग है, मतलब कैपिटल ए वाले हैं। अब समझे 64 अगर आप सिर्फ कैपिटल ए को मान लेते ना तो वो गलत हो जाता, क्योंकि इन दोनों को मिला के 64 दिया है, क्योंकि दोनों ही टेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल ए कितना होगा, वो होगा 16%, राइट। तो अब निकाल लेते हैं आगे, हमें निकालना है 16% ऑफ 400, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन 400 लोगों की है। तो 16/100 इंटू 400 दैट इज 64। तो 400 में से 64 लोग ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, होमोजाइगस डोमिनेटिंग होंगे जो कि टेस्ट कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 26, ये ट्राई करो खुद से। कह रहा है पीटीसी नॉन टेस्टर इज 45 आउट ऑफ 500। सेम क्वेश्चन, कह रहा है हेट्रोजाइगस निकालना है आपको। तो दिया क्या है उसने, नॉन टेस्टर दिया, मतलब इजी है ना। अगर टेस्टर देता तो हम उससे पहले नॉन टेस्टर में कन्वर्ट करते फिर सॉल्व करते। तो सेम बात है कि अगर एक पॉपुलेशन है जिसमें 500 लोग रहते हैं, 3 तरह के लोग रहते होंगे वहाँ पे, कैपिटल ए जो टेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए हाइब्रिड वाले ये भी टेस्ट कर सकते हैं, और तीसरे स्मॉल ए टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें दिया हुआ है कितना, 500 में से 45 लोग जो टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब ये दिया हुआ है हमें। तो नंबर दिया है, पहले काम करते हैं इसको फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो हमें पता है कि यार 45 में से या 500 में से कितने लोग हैं, 500 है ना, हाँ। तो 500 में से 45 लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं कर सकते, नॉन टेस्टर। फाइन, तो एक के लिए निकाल लो 45/500 दैट इज 0.09। ये क्या आ गया, सोच के बताओ, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, 4 ऑप्शन है, ये आ गया आपका क्यू स्क्वायर। सर क्यों, क्योंकि देखो पॉपुलेशन में से निकाला है इसलिए स्क्वायर, और रिसेसिव की बात हो रही है इसलिए क्यू, सिंपल है, राइट। तो क्यू कितना आ जाएगा 0.3, पी कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल्स टू 0.7। ये हम शायद पहले कर भी चुके हैं क्वेश्चन, राइट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ। अब क्या निकालना है हमें, हेट्रोजाइगस निकालना है, निकाल लो हेट्रोजाइगस यहाँ से। तो फॉर 2pq, 2 इंटू पी कितना है आपका 0.7 इंटू 0.3 दैट इज 0.42 और 42%, ये आ गया। अब हमें नंबर चाहिए, तो 500 में से 42% लोग ऐसे हैं जो कि हेट्रोजाइगस है, तो निकाल लो। फॉर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस वी कैन सिंपली से कि 42% ऑफ 500 दैट इज 42/100 इंटू 500। हम कर चुके हैं पहले क्वेश्चन, राइट, नाउ आई रिमेंबर। कोई नहीं, वापस कर लिया हमने, है ना। बट आई थिंक अब आप समझ चुके हैं कि बेसिकली क्या है ये, है ना, ये सवाल होते क्या है इस तरह के, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन और करो,
27। अभी खुद से ट्राई करोगे राइट, मैं आपको फटाफट से इसका आंसर बताऊंगा, बट आई वांट यू कि आप इससे पहले खुद से ट्राई करें, आंसर गेस करें, फिर हम साथ देखते हैं इसका। तो देखो मैं फटाफट से सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। पहले हम इस टाइप के सेम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो देखो नॉन टेस्टर है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि 8000 में से 80 लोग ऐसे हैं जो नॉन टेस्टर हैं, और अगर ये नॉन टेस्टर है मतलब एक के लिए निकाल लो पहले 80/8000, तो वो क्यू आ जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर सॉरी, कितना आ जाएगा 0.01, तो क्यू कितना आएगा 0.1, तो पी कितना आ जाएगा 1 - 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 0.9। क्या निकालना है, कह रहा है होमोजाइगस टेस्टर्स निकाल लो, तो कैपिटल ए निकालना है आपको, तो आप सिंपली कह सकते हैं फॉर होमोजाइगस, और कैसे टेस्टर मतलब डोमिनेटिंग, तो होमोजाइगस डोमिनेटिंग अगर आपको निकालना है तो आप कह सकते हैं कि क्या निकालना होगा, पी स्क्वायर निकालना होगा हमें, और पी कितना है आपका 0.9 ना, तो 0.81 और 81%। तो मतलब ये जो पॉपुलेशन थी 8000 लोगों की, इन 8000 लोगों में से कितने लोग आपके होमोजाइगस वाले हैं 81%। तो निकाल लो आप, फॉर नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेटिंग, आप कह सकते हैं 81% ऑफ 8000, इतने लोग आ जाएंगे। ऑप्शंस में नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शंस गलत दे दिए हैं इसके, है ना, ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए हैं, बाकी दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके भाई, आया समझ में, यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे 8000 है तो एक जीरो और आ जाएगी। तो इतने इंडिविजुअल्स जो हैं ये होमोजाइगस हैं, ऑप्शंस को यहाँ से रेस कर लेंगे। एक ऑप्शन मान लो यहाँ पे मैच कर लो, कौन सा वाला 6480, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आपने पीटीसी वाले क्वेश्चंस लगाना सीख लिया ना। अब एक काम करें, थोड़ा पीछे आते हैं और जो क्वेश्चंस बच गए थे उन्हें लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लगाओ एक बार। कह रहा है 9% ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन इज बॉर्न विद सीवियर फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया, दैट इज स्मॉलेस्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विल बी मोर रेसिस्टेंट टू मलेरिया बिकॉज दे आर हेट्रोजाइगस। जिनको हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो बच जाएंगे क्योंकि उनको मलेरिया हो रहा है, तो उनको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, वो बच जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, स्मॉलेस्ट, वो मर जाएंगे। तो पूछ रहा है बताओ कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो हेट्रोजाइगस होंगे। देखें अभी आपकी इलस्ट्रेशन थर्ड हो जाएगी। तो 9% पीपल कैसे हैं जो कि स्मॉलेस्ट है, मतलब क्यू स्क्वायर आपको पता है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 9%, या मैं कह सकता हूं क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0.9%। फाइन, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0.9%, या इनफैक्ट 0.09 होगा नहीं, 0.09, बिकॉज 9% मतलब 0.09। ओके, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर, तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.09 दैट इज इक्वल्स टू 0.3। टी कितना आ जाएगा 1 - 0.3 दैट मीन्स इक्वल्स टू 0.7। तो ये आपका पी आ गया। क्या पूछ रहा है, हेट्रोजाइगस निकालना है आपको, निकाल लो भाई। हेट्रोजाइगस, तो आप कह सकते हो कि 2 इंटू पी इंटू क्यू विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 विच इज इक्वल्स टू 0.42 या फिर 42%। नाउ फॉर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो अगर आपको नंबर निकालना है तो आप कह सकते हैं सिंपली कि 42% निकालना है कितने लोगों का, कितने लोग थे पॉपुलेशन में, नहीं दिया क्या, अच्छा ये तो सिंपल है, फिर तो हो गया आंसर आपका। उसने सिर्फ परसेंटेज पूछे, नंबर पूछा ही नहीं उसने, तो सिंपल आंसर क्या रहेगा आपका 42%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है ना। आपने एक हार्ड क्वेश्चन जब कर लिया ना तो आप बाकी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। 23 देखो, कह रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ रिसेसिव कंडीशन। अगर कोई रिसेसिव है तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर वाली कंडीशन होगी। कह रहा है अफेक्ट्स 1 आउट ऑफ इतने बेबीज।
तो इतने बच्चों में से 2500 लोगों में से एक बच्चे को ये वाली डिसीज हो जाती है, ठीक है। कह रहा है प्लीज कैलकुलेट द, अच्छा प्लीज, ओके फिर तो कर लेंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन। आपको हेट्रोजाइगस निकालना है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये आपको क्यू स्क्वायर का डेटा दिया हुआ है, क्योंकि इतने लोग हैं। ये बीमारी सिर्फ तब होती है जब रिसेसिव कंडीशन अवेलेबल हो, और पॉपुलेशन की बात हो रही है, इसलिए क्यू स्क्वायर लगा दिया। तो बताओ एक में से कितना होगा, 1/2500। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 0.0004, ये आ जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपका क्यू स्क्वायर आ गया। तो क्यू स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमें, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.0004। तो क्यू कितना आ गया, 0.02, है ना। अंडर रूट कर देंगे इसका, ये आ जाएगा। पी कितना आ जाएगा, 0.98, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू पी। और यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे अंडर रूट कर दिया है, किसका, अंडर रूट ऑफ 0.0004 इज इक्वल्स टू 0.02। आगे सॉल्व करें, क्या निकालना है हमें हमारे पास Q आ चुका है, P आ चुका है, हमें चाहिए कि बताओ कितने हेट्रोजाइगस हैं। सो फॉर 2PQ और हेट्रोजाइगस कंडीशन, हम कह सकते हैं 2 इंटू पी कितना है 0.98 इंटू क्यू कितना है 0.02। सोचो अब, करो। अब बच्चे करेंगे इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 0.98 जो है इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 0.1 ले लूँ, 0.98 इक्वल टू 0.1 अप्रॉक्सीमेटली, और 0.2 है ही हमारे पास। तो 2 इंटू 0.1 इंटू 0.02, तो कितना आ जाएगा, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक वंस। ठीक है भाई, यहाँ पे बस एक करेक्शन कर लो कि जो 0.98 है इसको मैं कितना मान लूँगा, इसको मैं 1 के अप्रॉक्स मान लूँगा, है ना। 0.98 इज अप्रॉक्सीमेटली नंबर 2, 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 0.02 विच इज इक्वल्स टू 0.04, और 0.04 को क्या मैं 4% लिख दूँ, क्योंकि भाई 0.4 कितना होता है, ये होता है 40%, और 0.04 कितना हो जाएगा, इट्स लाइक 4%, है ना। 4% को आप चेंज कर लो तो 4/100 कितना होता है, 0.04। सही बात है ना ये और ये। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो डेटा हमने अभी निकाला है, इस डेटा के आधार पे हमारे पास क्या आ गया कि हेट्रोजाइगस कितने हैं, 4% है। हेट्रोजाइगस कितने हैं, 4%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, कैसे किया मैंने समझाऊं वापस एक बार आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि यार 2500 में से एक ऐसा है, तो 2500 में से एक बच्चा ऐसा है जिसको ये बीमारी है, विच इज क्यू स्क्वायर कंडीशन होती है, ठीक है, तब बीमारी होती है। तो एक के लिए निकाला, इतना परसेंटेज आया, मतलब ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी हैव क्यू स्क्वायर, हमने क्यू निकाल लिया, पी निकाल लिया, हेट्रोजाइगस पूछा है, हेट्रोजाइगस की वैल्यू निकाल ली विच इज 4%, और 4% हमारे पास आ चुका है, तो दैट्स द करेक्ट आंसर। सिंपल, ये कर लिया। 24 पे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बच्चे इन्हें करके जाएंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोजोमल डोमिनेटिंग इज इतना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इतने में से, ये हम कर चुके हैं राइट क्वेश्चन, या आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, या साथ में करते हैं, काम करते हैं। देखो ऑटोजोमल डोमिनेटिंग 0.6, मतलब पी दिया हुआ है आपको 0.6, क्यों निकाल सकते हो 1 माइनस 0.6 विच इज इक्वल्स टू 0.4, है ना। पी दिया था, क्यों निकाल लिया हमने। इसका ये कह रहा है कि बताओ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इन अ पॉपुलेशन ऑफ 6000। तो 6000 लोगों की एक पॉपुलेशन है, इसमें से कितने लोग जो है रिसेसिव कंडीशन के होंगे, मतलब क्यू स्क्वायर आपको निकालना है। तो क्यू दिया हुआ है तो क्यू स्क्वायर निकाल लो, 0.16 आ जाएगा। अभी क्यू स्क्वायर आ चुका है, आपको नंबर चाहिए, बिकॉज ऑप्शंस कैसे हैं, नंबर में है। सो फॉर नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस
रिसेसिव अब क्या करोगे आप, इसको मैं ऐसे दूँ ना 16%, तो 16% निकाल लो, 16% ऑफ 6000 दैट इज इक्वल्स टू 16/100 इंटू 6000, 960। फाइन, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया, ये भी हो गया। और लास्ट के 2 क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। 28th क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ। कह रहा है इन अ गिवन पॉपुलेशन ओनली ए एंड बी अलील्स आर प्रेजेंट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, उस पॉपुलेशन के अंदर आपको सिर्फ कौन कौन से लोग मिलेंगे, आपको उस पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ ए वाले, ओ वाला नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें आपके पास ए वाले लोग हो जिनका ब्लड ग्रुप ए हो, या ए बी वाले हो, या फिर बी वाले हो। तो आप कह सकते हैं अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए कंडीशन या जीनोटाइप क्या रहा होगा। सो फॉर ए ब्लड ग्रुप कंडीशन मस्ट बी कैपिटल ए, ये जीन रहा होगा उसका, है ना। फॉर बी ब्लड ग्रुप कैपिटल बी कंडीशन रही होगी, एंड फॉर ए बी ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों वाली कंडीशन रही होगी। तो ये ऐसा ही है जैसे आप नॉर्मल लेते हो ना, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये ऐसी ही वाली कंडीशन है। फाइन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यार 200 लोग तो कैसे हैं, ए वाले हैं, तो ए वाले कितने हैं, 200 लोग हैं। 75 लोग कैसे हैं, ए बी वाले हैं, और 25 लोग कैसे हैं, बी वाले हैं। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 300 लोगों की। आया समझ में। तो 300 लोगों में से आपको कुछ कुछ नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है पी और क्यू निकालना है आपको। क्या निकालना है, फाइंड पी एंड क्यू। ये आपका बनता है इलस्ट्रेशन थर्ड। ऐसा क्वेश्चन कभी अगर आपके सामने आ जाए ना, जहां पे आपको कैपिटल ए का नंबर दिया हुआ है, ये क्या दिया है आपको, 200 लोग ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, मतलब आपको ये नंबर दिया हुआ है 200 लोग हैं। स्मॉल ए रिसेसिव वाले 25 लोग हैं, और हाइब्रिड वाले कैसे हैं, 75 लोग हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको कैपिटल ए स्मॉल ए नंबर दे दिया, आपसे पूछ रहा है पी और क्यू निकालो, तो इसका सिंपल आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। पी अगर आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी है डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग आ जाएगा, प्लस में हाफ ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए अपॉन में टोटल। तो कैपिटल ए आपको पता है कितने हैं, 200 लोग हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए आपको पता है कितने लोग हैं, 75 लोग हैं, और टोटल कितने हैं, 300 लोग हैं। लगा सकते हैं हम सिंपली। तो कैपिटल ए कितने हैं आपके, दैट इज 200 प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए, हाफ ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब 75, राइट, और अपॉन में टोटल कितने हैं, 300 लोग हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 237.5 अपॉन में 300 ये आ जाएगा। फाइन, तो आपके पास अगर यहाँ से पी आ चुका है तो आप क्यों निकाल सकते हैं। तो इट्स लाइक मतलब आपको मैंने एक तरीका सिखा दिया करना कैसे है इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जाएगी इसकी, राइट, बिकॉज इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मगर ऑब्वियसली नंबर इतने हार्ड नहीं आएंगे, नंबर आपका बहुत सिंपल से आएगा। तो इट्स लाइक वी हैव फिगर आउट द पी, आपको क्यों निकालना है तो 1 में से उस वैल्यू को माइनस कर देगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्यू आ जाएगा। अब नाउ यू नो पी और यू, आपको क्यू भी पता है, तो आपको यही निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, पी और क्यू। मतलब समझाने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में आप इतना सोचो कि अगर आपको ए बी और ए बी मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए तीनों के नंबर्स दे दिए हैं, और सीधा आपसे पी और क्यू पूछ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला वापस बता देता हूँ एक बार। फॉर्मूला जो है ना वो आपका बनेगा, या फॉर्मूला आप साथ में लिख लेना, है ना। पी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका, अगर आपको पी निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस में हाफ ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए अपॉन में टोटल नंबर। इससे आप पी निकाल सकते हो। क्यू निकालना है तो स्मॉल ए प्लस में हाफ ऑफ सेम हाइब्रिड कैपिटल ए स्मॉल ए अपॉन में टोटल। सो
बाय दीज टू वैल्यूज आप सिंपली पी और क्यू का वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं। फाइन, तो इसको फटाफट से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, सेइंग दैट इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, आपको ये नंबर दिए गए हैं, आपको ए निकालना है। तो अगर 1000 लोग हैं ना, देखिए आगे क्वेश्चन खुद से रीड कर लो, सॉल्व कर लो, फिर साथ में करते हैं। 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, 1000 इंडिविजुअल्स हैं, 360 कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल वाले 360 दिए हुए हैं, और कैपिटल ए स्मॉल ए आपको दिया हुआ है 480, और कैपिटल स्मॉल ए आपको दिया हुआ है 160। तो आपसे पी और क्यू पूछ रहा है, मतलब ए पूछ रहा है, मतलब पी पूछ रहा है आपसे। तो देखो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, पी इक्वल्स टू क्या, कैपिटल ए प्लस हाफ ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए अपॉन टोटल। टोटल लोग कितने हैं, 1000 है, और कैपिटल वाले कितने हैं, 360। तो 360 प्लस में हाफ ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब 480 अपॉन में टोटल लोग। सॉल्व करो इसको, तो 360 प्लस में 240 अपॉन में 1000 दैट इज इक्वल्स टू अपॉन 1000, ये होगा ना, और ये आपका आ जाएगा 0.6। तो P कितना आ गया आपका, यहाँ से P आ गया 0.6 या फिर 60%। तो C इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप सिंपली भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो अगर आपको दिख रहा है कि यार ये तीनों चीज़ आपको दी गई हैं और आपसे P या Q पूछ रहा है, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाओ ना, सिंपल, क्यों लेंदी करना इस क्वेश्चन को। एंड नीट इज अ गेम ऑफ टाइम ओनली। लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इज सेइंग दैट द चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक छोटी सी पॉपुलेशन में से अगर कोई एक पर्टिकुलर जीन गायब हो जाए बिकॉज ऑफ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, बिकॉज ऑफ द डिजास्टर, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, राइट, सडन चांसेस अगर हो जाए बाय चांस, तो इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट। तो शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हमने इवोल्यूशन के मोस्टली चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगा लिए हैं, मतलब इवोल्यूशन में जो भी क्वेश्चंस कवर अप हो सकते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं, राइट। अब नेक्स्ट इंटरेक्शन में हम एक नया चैप्टर उठाएंगे जहाँ पे हम फिर और कुछ क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। तो होपफुली आप लोग भी तैयार होंगे। एंड सेशंस को देखो, अगर लास्ट तक मैं टिका हुआ हूँ तो यार आपको भी टिकना चाहिए, बिकॉज आपका तो एग्जाम है, राइट। So we'll see you in the upcoming classes. If you have any kind of doubt, please let me know in the comment section. We'll see you in the upcoming classes. डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दी गई हैं, उन लिंक्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना हो तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर, और उस टॉपिक का नाम आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे हमारी अगली मुलाकात में। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें।